नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में आप कक्षा 10 विषय आपका है हिंदी संस्कृत, जो कि आपका 5 अंक का बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। लेसन का नाम है वाराणसी, संस्कृत खंड से लिया गया है। क्वेश्चन इस नंबर का जो है तीसरा नंबर होगा पेपर में। और तीसरे क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन होगा आपका संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। टोटल अंक जो होंगे 5 नंबर इसको मिलेंगे आपको करने से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है आपका गद्यांश वाराणसी का दिया जाता है। ऐसे क्या होगा, कहेगा वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। ठीक है, तो इसका आपको देखो स्टार्टिंग में ही आपको क्या मिल गया, वाराणसी। तो जब स्टार्टिंग मिल गया, आपको संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। उद्धृत मतलब या आप लिख सकते हैं अवतरित है। ठीक है, आइए इसका हम लोग हिंदी अनुवाद करते हैं। एक एक शब्द का मीनिंग आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे उस पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आप पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा किस में हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, आप इसको पॉइंट कर लेंगे और लास्ट में देख लेंगे इमा बहु प्राशांति, ये देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी इसमें हिंदी अनुवाद लिखना है। आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दी है, शॉर्ट ट्रिक दे दी है कि कैसे आप याद रखेंगे। अगर आप पढ़ के भी करना चाहें तो कर लें, अच्छी बात है। ये 2010, 2014 और 2016 में पूछा गया है। और ठीक है, तो देखिए कैसे इसका करते हैं आप। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी, आपको ध्यान रहेगा। पहली हेडिंग आप देखेंगे पैराग्राफ की स्टार्ट वाली और लास्ट का देखेंगे कि कहाँ तक ये पूछ रहा है। ओके, संदर्भ आपको मैंने बता दिया कैसे लिखा जाएगा। अगर हम ये पढ़ के बताएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और कहीं कहीं पे मिस्टेक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ आप कैसे पहचानेंगे बच्चों, देखिए। तो अगला पैराग्राफ बच्चों हाँ, तो अगला पैराग्राफ जो दूसरा पूछा जाता है वो है हमारा, देखिए यहाँ से इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं हम आपको। इसमें है वाराणस्या, ठीक है, प्राचीन काला देव गेह गेह विद्या दिव्य ज्योतिहा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से लेंगे और आप लास्ट का देखेंगे अध्ययन प्रचलति। ठीक है, प्रचलति देख लेंगे और ये इतने बार पूछा गया है। ओके, तो देखिए आप इसका क्या करेंगे, आप डालेंगे संदर्भ प्रसंग पूर्वत, जो पहले किया था उसी तरीके से आप संदर्भ इसमें लिखेंगे। अब मैंने आपको फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं मैं कि बच्चों आपको शॉर्ट ट्रिक पकड़नी है। ठीक है, क्या पकड़नी है, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आपके पास समय नहीं ज़्यादा होगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट निकल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको बस एक ट्रिक पकड़नी है कि हाँ ये वाले पैराग्राफ की ये हिंदी है, तो आपको वहाँ पर देख के कर देनी है। जैसे इसका हिंदी अनुवाद जो होगा वो होगा, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और
अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों ले लीजिए। ठीक है, अगर आप फेयर पूरा करना चाह रहे हो तो उस हिसाब से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे सरल भाषा में मैंने लिखा है। अगला है तीसरा, जो कि बहुत पूछा जाता है, आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। स्टार्टिंग पहचानिए। ईशा नगरी भारतीय संस्कृता। ठीक है, तो ये आपने पकड़ा स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट देखिए पारसी भाषा करिता। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट अपने पकड़ लिया, स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लिया, आप समझ गए आपको क्या अनुवाद लिखना है। अगर ये आता तो संदर्भ आपको पता है पूर्वत रहेगा, जो पहले वाले में बताया था वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे आप। देखिए, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना कार्य पूरा करने के लिए। आपको मैं बता दूं, आप शॉर्ट ट्रिक्स से जितनी जल्दी याद करेंगे बच्चों, उतनी जल्दी आपको टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, और आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चौथा देखते हैं बच्चों। चौथा है ये, इसमें क्या ट्रिक हो है आप देखिए जरा। यह नगरी विविध धर्मतः संगम स्थली। देखिए ये पॉइंट स्टार्टिंग की पैराग्राफ की, और तदेव गीते कविभ्य, ये वाली लास्ट लाइन आपने देख ली। आपको आइडिया हो गया कि इसमें कहाँ कौन सी वाले हमें हिंदी अनुवाद लिखना है। ओके, तो इसमें देखिए संदर्भ और प्रसंग पूर्वत रहेगा। प्रसंग आप लिखना चाहें तो लिखें, वरना कोई ज़रूरी नहीं, संदर्भ पूर्वत डाल सकते हैं जो पहले मैंने बताया। फिर इसकी हिंदी देखिए कैसे होगी बच्चों। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियों देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए बच्चों, कि आपका फेयर पे वर्क कंप्लीट हो सके। और अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी स्किप कीजिए पीछे 10 सेकंड 20 सेकंड, और फिर से आवाज़ को सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं 5वां। ये सबसे ज़्यादा श्लोक पूछा जाता है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट इस लेसन का ये श्लोक है 5वां, जो है आपका पॉइंट पैराग्राफ। ठीक है, मरण मगंडल यंत्र विभूतिच्छ विभूषणम कोपि न यंत्र कोशया साकाशी कैन मियते। 2014-2015 अभी हाल ही में पूछा गया है। ओके, तो संदर्भ इसका आपको पता कैसा रहेगा, एक बार फिर से हम पढ़ के आपको बता देते हैं बच्चों। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है। इसकी हिंदी अनुवाद क्या होगा देखिए।
जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौफीन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र, ठीक है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समानता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। मुझे आशा है आपको ये सभी वाराणसी से संबंधित जितने भी हिंदी अनुवाद थे आपको समझ में आए होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने संस्कृत क्यों नहीं पढ़ी, तो बच्चों इसको पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाता, ओके, और गलती होने के ज़्यादा चांसेस थे। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि आपकी ये बुक में भी दी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया जिससे कि आपका समय भी बच सके और पेपर में भी समय बच सके ये शॉर्ट ट्रिक से करने में। ओके, नमस्कार बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको वाराणसी पार्ट की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने उसमें संस्कृत नहीं पढ़ी तो बच्चे काफ़ी नाराज़ हो रहे थे, काफ़ी कमेंट आए कि सर आप अगर संस्कृत भी पढ़ देते, फ़ोन भी आए, व्हाट्सअप भी किया बच्चों ने, संस्कृत पढ़ दें तो और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए संस्कृत तो पढ़ते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग देखते रहेंगे और हमारा समर्थन करते रहेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो पाठ 10, 5 अंकों का सवाल, विषय हिंदी संस्कृत, लेसन का नाम है बीरा बीरेण पूज्यते, संस्कृत खंड है आपका, और संस्कृत खंड 2 होते हैं आपको पता है, एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। तो हम आपको अभी समझा रहे हैं संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का आपका पद्यांश में पूछा जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में यानी हिंदी संस्कृत कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में आपको गद्यांश के संबंधित अनुवाद मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक अपना। स्थानम अलछेन्द्रास्य सैन्यशिबिरम, अलछेन्द्र अम्भिकक्ष आसीनो वर्धते, वनिन् पुरुराजम् अग्रे कृतव्या एकता प्रविशान्ति यमन सेनापतिः। इसकी हिंदी बच्चों होगी, अनुवाद जो होगा इसका वो होगा, सिकंदर की सेना का शिविर, ठीक है। उसके बाद में होगा सिकंदर और अम्भिक बैठे हुए हैं, बंदी बनाए गए पुरुराज को आगे करके यवनों का सेनापति एक ओर से प्रवेश करता है। ओके, सेनापति विजयता सम्राट, सेनापति सम्राट की जय हो, सेनापति क्या कहता है, सम्राट की जय हो। फिर उसके बाद में बच्चों पुरुराजा एष भारत वीरो अस्पि यमन राजम अभिवादते, इसकी हिंदी होगी, ये पुरुराज कह रहे हैं यह भारतीय वीर मैं भी यमन राज का अभिनंदन करता हूँ, सेनापति के बाद में पुरुराज कह रहे हैं, ठीक है। अलछेन्द्र सापेक्षम अहो बंधनगतन अपि आत्मना वीर इति मनसे पुरुराज, सिकंदर कह रहा है व्यंग्यपूर्वक यानी हास्यात्मक, अहो का मतलब आहा, बंधनगतः मतलब बंधन में पड़े हुए भी तुम अपने आप को वीर मानते हो, पुरुराज, ठीक है। उसके बाद में है पुरुराजा यमन राज सिन्हस्तु सिंह एव बने वा भवेंतु पंजरे वा, इसकी हिंदी क्या होगी बच्चों, पुरुराज क्या कहता है देखिए, पुरुराज कहता है यमन राज सिंह तो सिंह ही होता है, वन में रहे या पिंजरे में। अलछेन्द्र किंतु
पज्जुरस्थ सिंहा न किमपि पराक्रमते। सिकंदर कहता है, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज को मौका मिलता है। पुरुराजः पराक्रमते यदि अवसरा लभते अपि चा यमनराज। ओके, वो क्या कह रहा है? पुरुषराज कह रहा है यदि अवसर मिल जाए तो अवश्य करता है और भी है यमराज। ठीक है। बंधन मरण बपि जयो बापी पराजः। इसका मतलब होगा, श्लोक वो बोलते हैं, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ तो एक साथ समझा दूंगा आपको। बंधन मरण बापी जयो बापी पराजः उभयंत्र समो वीरः वीर भवो ही वीरता। इसका होगा, श्लोक है ये बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आपका ये श्लोक है, ये भी आ जाता है कभी कभार। तो इसमें है बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार, दोनों ही अवस्था में वीर सामान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपसे कर दें कि संदर्भ आपका कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपको पता है कि नाटक है तो आप गद्यांश भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो नट्याश भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत नट्याश स्लैश में अगर चाहें तो गद्यांश भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के बीरहा बीरणे पूज्यते पाठ से अवतरित है। प्रसंग इसका पूछे तो बता दीजिएगा, ना पूछे तो छोड़ दीजिएगा। इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरती यानी वीरता को परिभाषित किया गया है। अब मैंने जो भी हिंदी बोली है आपको स्टार्टिंग में बताई है वो यहाँ से बोली है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बच्चों ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको रोक के पढ़ना चाहें तो रोक कर भी पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों सुविधाएं आपके लिए कर दी हैं, तुरंत भी समझा दिया है, जस्ट संस्कृत के बाद भी समझा दिया है, और आपको बाद में वीडियो में बता भी रहा हूँ पैराग्राफ के कि भैया ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे समझने में कोई परेशानी रही है तो वहाँ पर आप रोक कर वीडियो को बुक से या मॉडल से सीन कर सकते हैं। ओके, इसकी हिंदी को समझ सकते हैं। दूसरा जो है बच्चों इसका वो होगा हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं तो इसको बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। ठीक है। तो जैसे कि इसमें है अमिवराज सम्राट बाचाल एच हनंतव्य। इसका मतलब है बच्चों अभिराज सम्राट यह बातूनी यानी बाचाल मरने योग्य है। सेनापति आदिशत्रु सम्राट, सेनापति आज्ञा दें सम्राट। अलछेन्द्र अथ मम मैत्री संदेह आस्वीकरण तब किम अभिमंतम आस्तित पुरुषराज। कहने का मतलब सेनापति आज्ञा दे सम्राट। सिकंदर क्या कह रहा है यहाँ से? अलछेंद्र का मतलब, अलछेंद्रा का मतलब सिकंदर होता है। ठीक है, सिकंदर को कहते हैं संस्कृत में। तो मेरी मित्रतापूर्ण संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था पुरुराज। पुरुराज जवाब देते हैं, पुरुराजः जवाब दे रहे हैं स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहच्च मुक्ति। वो क्या कारण बता रहा है? पुरुराज कहते हैं अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा। अलछेंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा। सिकंदर कहता है मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह यानी राष्ट्रद्रोह था। पुरुराज आम राष्ट्रद्रोह यमनराज एकम इद्र भारत राष्ट्र बहुनी चात्र राज्यानि बहिष्म शासिका त्वा मैत्री संधिना
तना विश्व भारतः जेतुमें इच्छासी। ठीक है, इसकी हिंदी जो होगी बच्चों वो होगी, पुरुराज कहते हैं, हाँ राष्ट्रद्रोह यमराज, यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो। अब अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अंबिक जो खड़े हुए हैं वो उसकी तरफ देख के बोलता है कि अंबिका चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणः, यानी अंबिक जो खड़े हैं राजा वो इसके प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण हैं। अलछेंद्र भारतम एक राष्ट्रम इति तब वचनः विरोधस्म इत इह तवाम राजनः जनः चा परस्परः दुर्घ्नति। तो सिकंदर क्या कहता है उनसे, भारत एक राष्ट्र है, या तुम्हारा कथन गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। ठीक है, द्वेष मतलब खुद ही आपस में ही लड़ते हैं। तो पुरुराज क्या कहते हैं सुनिए, पुरुराजा तत् सर्वम आस्कम आंतरिकः विषय बहिष्कृत्स्ते तत् हस्तक्षेप आस्यः यमनराज पृथग्धर्मः प्रत्यभाषा भूष्मः अपि वह सर्वे भारतीयः विलासम आस्म राष्ट्रम ततः उत्तर यत् समुद्रः हिमाद्युष्वः दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत् संतति। तो इसकी जो हिंदी है, पुरुराज उनको जवाब देता है जब सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजा और प्रजा आपस में ही द्वेष मतलब कलेश मचा रहता है। तो पुरुषराज क्या कहता है, वो कह रहा है वह सब हमारा आंतरिक मामला है, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है। यमनराज अलग धर्म, अलग भाषा और अलग वेशभूषा के होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है, जैसा कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित हैं वह भारतवर्ष हैं, जिसकी संतान भारतवासी है। ठीक है, तो इसका संदर्भ आपको पता कैसे लिखा जाएगा, अगर आपसे प्रसंग पूछे तो लिख दीजिएगा, फिलहाल पूछता नहीं है तो यहीं पे ख़त्म करिएगा। अगर आपको हिंदी में कहीं भी समझने पर समस्या हो रही तो यहाँ से अनुवाद मैंने जो भी आपको बोला यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना छूटा हुआ बकाया कार्य भी पूरा कर सकते हैं। और अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तो अकेले में आप इसको आराम से समझ सकते हैं। लाइन टू लाइन संस्कृत की बुक रख लीजिएगा सामने और उसको आराम से पढ़िएगा, मैच करके एक एक लाइन, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को रोक लीजिए, जहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो वहाँ से ले लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो अब उसके आगे का कैसे करते हैं आइए समझते हैं। अलछेंद्र अथ में भारत विजय दुष्कारः, इसका संदर्भ कैसे लिखना आपको पता है, प्रसंग पूछे तो लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे प्रसंग में ये लिख लीजिएगा, इस नाट्यांश में पुरुराज की निर्भकता और उसके द्वारा सिकंदर को दिए गीता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जब अलछेंद्र कहता है, क्या कहता है, अत में भारत विजय दुष्कारः, इसका मतलब है सिकंदर तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, सिकंदर क्या कहते हैं, जब मैं भारत पर विजय प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, तो पुरुराज क्या जवाब देते हैं, पुरुराज कहते हैं, पुरुराजः न केवल दुष्कारः असंभो अपि
मेरे भारत पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो पूर्वाज फिर जवाब देता है कि केवल कठिन ही नहीं, असंभव भी है। थोड़ी देर सोचने के बाद में अलछेंद्रा कहता है सरोस्मा दुर्बिनित की ना जानसी इंदानी विश्व विजयनियन अलछेंद्रस्य अगहे वर्तसे। क्या कह रहा है सिकंदर? सिकंदर कह रहा है क्रोधित साहित, क्रोध में, गुस्से में, दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है? तो पुरुषराज जवाब देता है जानामि किंतु सत्यम एवं यमनराज भारतीय वै गीतामाया संदेश न विरास्मराम। इसकी हिंदी होगी बच्चों। पुरुषराज क्या जवाब दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। पुरुषराज कह रहा है जानता हूँ किंतु सत्य तो सत्य ही है यमनराज, हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूल सकते हैं। तो अलछेंद्र यानी आपके जो सिकंदर हैं विश्व विजेता, वो कह रहे हैं कस्तावात गीताया संदेश। सिकंदर कहता है तो क्या तुम्हारी गीता का संदेश क्या है? गीता का संदेश पुरुराजा श्यूतमः हेतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष से महीम निराश्र निग्रमो भूत्वा युद्धस्व विगत तेजस्वरा। तो पुरुषराज कहता है सुनो, यदि युद्ध में मारे गए हो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और सत्ता परहित होकर युद्ध करो। ओके, इसकी हिंदी कुछ इस तरह से थी। किस तरह से मैंने बयां की है ये आपका रहा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आराम से पढ़ने में सहायता हो सके। ओके, यहाँ से ले लीजिए बच्चों, अब इसके बाद में यहाँ से कर लीजिए तो आपका पूरा पैराग्राफ हिंदी में भी आ जाएगा। नमस्कार बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय हिंदी संस्कृत के लेसन प्रबुद्धो ग्रामीण संस्कृत खंड काव्य से हम जो है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो कि आपका 5 अंक का पूछा जाता है, इसको समझेंगे। संस्कृत में पढ़ूंगा और उसके बाद में आपको हिंदी बताऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके कि अगर कहीं पे आप भूल जाते हैं तो संस्कृत को देख के आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहचानेंगे कैसे। ये देखिए रेलगाड़ी लिखा है, समझ जाइए कि आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा का है और इसका संदर्भ आप लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से उद्गृत है। उद्गृत लिखना चाहे उद्गृत लिख दें, अवतरित चाहे अवतरित ले लें, ले लिया है ये लिख दें, जैसे चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका मैंने पहचान बता दी, कैसे पहचानोगे आप। अगर आप अपने आप से भी कुछ ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। तो इसकी हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो इसका स्टार्ट करते हैं। पहले हम संस्कृत की एक लाइन पढ़ देंगे, फिर उसका हिंदी में करके बता देंगे, जिससे कि आपका कनेक्शन अच्छा हमारे साथ बना रहे। ओके, एकदा बहवः जना धूमनामा यानी रेलगाड़ी अरुष्यः नगर प्राति गच्छन्ति स्व तेषु केचित्। तो इसका हो जाएगा हिंदी अनुवाद, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उसके बाद में ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन, उसमें या उनमें कुछ ग्रामीण भी थे और कुछ नागरिक जो थे शहर के भी थे। मौन स्थितिषु एकः नागरिकः ग्रामीणन् उपसहन् अकतः ग्रामीणः अद्यापि पूर्वतः आशिक्षितः अज्ञास्य शान्ति। क्या कहता है वो, देखिए,
उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा। क्या कहा? ना तेषा विकास अभान्ते ना चा भवान्त्यु शक्नोति तस्य दृश्यम या दृश्यम जलपान श्रुत्वा कोऽसि चतुरः ग्रामीण अब्रवीतु भद्र नागरिक भवान् एवं किंचित् ब्रुवीतु यतो हि भगवान् शिक्षिता बहुयज्ञ अस्ति। इदम् अकथ्य सा नागरिका सदृप ग्रामिव उन्नयन अकथ्य। ठीक है, कथ्यमहमि वर पर पूर्व समय विद्यातव्य। मतलब उनका हंसी उड़ाते हुए उसने कहा, ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं। ना तो उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी। क्या बोलता है? हे नगरवासी या हे ये रहा। तो हे नगरवासी या भाई, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। ये अगली लाइन में कहेगा आपका, तस्यता बर्तः श्रुत्वा न चतुर ग्रामीण अकसता भो वयम् अशिक्षिता भवचान शिक्षिता वयम् अल्पज्ञा भवान् न यच्च बहुज्ञा इत्यविज्ञ अस्माभिः समयः कर्तव्यः वै परस्परः प्रहेलिका पृच्छामः यदि भवान् उत्तरः ततुं समर्थः न भविष्यति तथा भवान् 10 रूप्यकाणि दस्यति यदि वयम् उत्तर ददन्ति सर्वतः न भविष्यामः तथा 10 रूप्यकाणि अतः 5 रूप्यकाणि दस्याम। तो वो क्या कहता है सुनिए। उसकी बात करके यहाँ सुनकर नगरवासी से गर्व सहित गर्दन ऊंची करके कहा, कहूँगा परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित, हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं। यदि यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए, अब हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम 10 रुपये के आधे यानी 5 रुपये देंगे। ठीक है, तो इसका बच्चों हिंदी कैसे निकालनी है? अगर आप बुक पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट हिंदी अनुवाद का आप ले लें ताकि आपको सभी अच्छी तरीके से आप उसका अनुवाद कर सकें। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि संस्कृत के टाइम पढ़ते पढ़ते हिंदी बताना आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी हिंदी फिर से बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उसमें कुछ ग्रामवासी थे और कुछ नागरिकवासी। उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामवासियों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं। ना तो उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर नगरवासी ने गर्व सहित गर्दन ऊंची करके कहा, कहूँगा परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई हम अशिक्षित और आप शिक्षित हैं। हम कम जानकार और आप अधिक जानकार हैं। यदि यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए, हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप
उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब हम 10 रुपये के आधे मतलब 5 रुपये देंगे। इसकी हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह था। तो चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ हम। तो इसका है, तो बच्चों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो अगर आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग में मिल जाए आम स्वीकृतः समहा, तो लास्ट में मिल जाए ब्रावितु भवना, ठीक है, ये मिल जाए भवान, तो ये मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि कौन से पैराग्राफ की बात हो रही है। ओके, तो आप चलिए इसकी हिंदी समझ लीजिए, हिंदी अनुवाद। हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर उसे ग्रामीण ने नागरिक से कहा, पहले आप ही पूछें। उस नगरवासी ने ग्रामीणवासी से कहा, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला, ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है यानी अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। आप इसका उत्तर बताएं। तो इसका ये आपकी हिंदी रही। ओके, शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी है। ये अगर स्टार्टिंग में मिल रहा है और अंत में ये, तो आप समझ जाइए कि उसमें हमें उसकी वो बातें बतानी हैं ग्रामीण और नागरिक की जो वो मान चुके हैं, स्वीकार कर रहे हैं। पहले आप करेंगे, उसके बाद में ग्रामीण पूछेगा। क्या पूछेगा? बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। आप इसका उत्तर बताएं। ओके, अगला जो है आगे की कहानी इसमें मिलेगी। तो बच्चों इस पैराग्राफ की भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको मिल जाए नागरिकः बहुकाल यावत, ठीक है, और अंत में मिल जाए, ठीक है, समानुसार 10 रुपया कणी ददानी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में स्टार्टिंग में ये पैराग्राफ में, अंत में ये होगा, तो आप समझ जाएंगे कौन सी हिंदी लिखनी है हमें। आइए देखते हैं। नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। अतः ग्रामवासी ने बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हो तो 10 रुपये दें। अतः मालिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए गए। यहाँ पर ग्रामवासी बच्चों, यहाँ पर कर लीजिएगा नगरवासी। क्या करिएगा? नगरवासी। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों आगे, तो आगे जो है आपकी स्टार्टिंग में बता देता हूँ। पुनः ग्रामीणों आप ब्रावंती है, ठीक है, ये स्टार्टिंग मिलेगा और इसमें मिलेगा प्रवुत्रः भवांति, ठीक है, लास्ट में ये और स्टार्टिंग में ये और लास्ट में ये। तो आप समझ जाइए कि आपको कौन सा लिखना है। ये वाली आपको हिंदी अनुवाद वहाँ पर ब्याह करना है। फिर ग्रामवासी ने कहा, अब आप पहली पूछें। दंड देने से दुखी नगरवासी बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद ना कर सका। अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तब उस ग्रामवासी ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, पत्र यानी चिट्ठी, क्योंकि यह पैरों के बिना भी अधिक दूर चला जाता है, अक्षरों से युक्त है, होते हुए भी पंडित नहीं है। इसी समय उस ग्रामवासी को गांव आ गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरा, अपने गांव चला गया। नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सब यात्री उस बातूनी नगरवासी को देखकर हंसने लगे। तब उस नगरवासी ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीण भी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ओके, आपका ये लेसन यहीं पे समाप्त हो गया। मैंने आपको हिंदी बता दी। टोटल 3 पैराग्राफ्स हैं बच्चों। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉपी
संस्कृत की ले लें, उसको पूरा कर लें और पूरा करने के बाद में आप अकेले बैठें, हिंदी अनिवार्य उठाएं, संस्कृत अनिवार्य, और उसका लेसन खोलें प्रबुद्धो ग्रामीणा, ओके, उसको पढ़ें संस्कृत को, और एक एक लाइन को हमारे स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उससे मैच करें, और आप, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, नमस्कार बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी होंगी संस्कृत हिंदी की, आपको पसंद भी आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10, 5 अंकों का बोर्ड में पूछा जाता है, विषय है हिंदी संस्कृत, लेसन का नाम है अन्योतिक विलासः, यानी संस्कृत खंड से लिया गया है। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए इसका भाई अनुवाद भी शुरू करते हैं। पहला जो पैराग्राफ है वो होगा आपका कुछ इस तरह से, थोड़ा लाइन गायब कर लें कि आपको अच्छा तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर जो है वो है नित्रः नीचो आस्मितः त्वा खेद कूप कद्यपि माँ कृतः। इस पहली लाइन का मतलब समझने से पहले आपको संदर्भ में समझा दूं। संदर्भ में आप बच्चों लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्तिक विलासः पाठ से उद्धृत है। ओके, तो पहली हिंदी का जो मतलब बच्चों देखिए कितना अच्छा है। हे कुएं मैं, अत्यंत नीचा गहरा है, मतलब वो अपने बारे में कह रहा है, हे कुएं अत्यंत नीचा है, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। ठीक है, क्या कह रहा है, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। उसके बाद में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए, अत्यंत सरस हृदय यतः परेशः गुणग्रही तासी। ठीक है, इसका मतलब है क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, जल युक्त और दूसरों के गुणों यानी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। तो हिंदी अनुवाद है, और इसका भाव क्या है, आपको भाव भी लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों, बहुत बेहतरीन, खुश होके देगा वो आपको। ओके, तो भाव आप इसको सेट कैसे करेंगे, इसमें क्या है, कुएं के पास कोई व्यक्ति जाता है और कुएं के देख को कहता है, क्या कहता है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वो समझाता है या कहता है कुएं से कि तुम इतने गहरे हो या नीचे हो, तुम्हें कभी ये चीज़ सोचकर दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने तुम गहरे हो उतने ही तुम अत्यंत सरस हृदय वाले, मतलब मुलायम हो, और जल से पूरे भरे हुए हो उसी प्रकार। और दूसरे के गुण, मतलब रस्सियाँ जो हम लोग डालते हैं उसको यहाँ पे कवि ने क्या कर रखा है, गुण के रूप में ले रखा है। ठीक है, ग्रहण करने वाले, मतलब दूसरे की रस्सी जो है, रस्सी फेंक के जो बाल्टी डाली जाती है कुएं में, उसकी तरह दूसरों के गुण भी ग्रहण कर लेते हो। तो भाव को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से भी कम नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है नीर क्षीर विवेके हास्यालस्य त्वचमेव तनुषे चेत विष्प स्मनः धुनैनः कुलव्रत पाल्यश्यकृत्यः का। ठीक है, तो इसका प्रसंग अगर आप लिखना चाहे तो ये रहा। चलिए हिंदी अनुवाद करते हैं। तो पहले मैं अनुवाद करके बता दूं आपको। हे हंस, यहाँ पे हंस के लिए कहा जा रहा है, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ये क्वेश्चन किया जा रहा है हंस से। ठीक है, तो इसका भाव क्या होगा, आप एक भाव लिखेंगे। ठीक है, भाव कैसे लिखेंगे, हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे तो, या और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुल व्रत
अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है कि कोई बच्चा दिए की तरफ हाथ बढ़ा रहा है और वो जल जाएगा, तो आप गुणग्राही हैं, मतलब आपको ये पता है, तो उसको आप रोकें, उसको जलने मत दें, उसको बताएं, उसका हाथ खींचें और उससे कहें कि बेटा आप जल जाओगे, ऐसा छूने से आपको नुकसान होगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना बना बना के लिख सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं। कोकिल या पय दिवसान तवत बिरसान करी लपिपेशु यवमिन्नलम तलिमला कोअपि रसालह समूल सतिहा सती। तो इसमें जो है बच्चों वो होगा आपका कुछ इस तरह से, थोड़ा मिस है कि हाँ ठीक आ गया। तो चलिए भाई ये कर लेते हैं। प्रसंग जो होगा बच्चों, प्रसंग डालना चाहे डालें, अगर पूछे तो डाल दीजिएगा, ना पूछे तो न मत डालिएगा, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सद्भावना दी गई है कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए, जैसे कि हम काट रहे हैं, यानी ये चैनल काट रहा है। देखिए कितनी अच्छी वीडियो डल रही हैं, कक्षा 10 की गणित पूरी हो चुकी है, कक्षा 9 की गणित हो चुकी है, आपके अनसॉल्व्ड भी सॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु बच्चे आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। क्यों सर? कहीं अच्छे हो गए, कहीं स्क्रीन पे आ गए, बोर्ड जो है आपका स्मार्ट बोर्ड कहीं ले लिया तो ये और भी अच्छा पढ़ाने लगेंगे, तो इस तरह से, ठीक है। तो चलिए आपको अनुवाद बताते हैं। फिलहाल बच्चों वीडियो अगर देखते हैं समझ में आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपको पेपरों में, इंग्लिश का पेपर हो, संस्कृत का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, आपको ये वीडियो देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, समय से वीडियो देगा ताकि आपकी सही तरीके से पढ़ाई हो सके। तो चलिए अब करते हैं इसमें जो है अनुवाद। अनुवाद में है जो आपका संस्कृत दे रखा है, उसमें हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता, ठीक है। भाव जो होगा इसका वो होगा, भाव है, अरे भाई काहे गड़बड़ कर रहे हो, चल जाने दो थोड़ी देर और। तो इसका भाव है, हे विद्वान पुरुष, अब ये पुरुषों के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आशय नहीं मिलता, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। ओके, अगला देखते हैं। ये बहुत पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। देखो बच्चों, रे चातक, रे चातक सावधानम सह मित्र क्षण श्रेयोत्तम अभ्योदा बह्वा ही शांति गगने सर्वेपि नेत्यदिशः केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा गर्जनति केचिद् वृथा या पश्यसि तस्य पुरंतो माँ ब्रूहि दीन बचा। प्रसंग जो है बच्चों इसका है कि इसमें कहे क्या रहा है कवि। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक यानी याचिका या रिक्वेस्ट बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। चलिए इसका जो संस्कृत आपके दिए उसका अनुवाद करते हैं। हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो।
आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गजरते हैं या गजरते हैं, ठीक है, गड़गड़ गड़ करते हैं। तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो, मतलब ये मत दिखाओ कि आप कमज़ोर हो। तो ये चेतक से कह रहे हैं। चलिए अब इसका भाव जो है स्पष्ट करते हैं। भाव जो होगा, हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ लोग हैं, परंतु सभी उदार नहीं होते। उनमें कुछ तो अधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यंत कृपण, कृपण मतलब बहुत घमंडी टाइप के, अहंकार से भरे हुए, ठीक है। अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपना हाथ मत फैलाओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। न वे दंडनातः तपनात् बहिर्निमथे न वे विकृत क्लिशमानो अहमस्य सुवर्णस्यन्वे मुख्य दुख तदेक यतो मा जना गुणजया तौलयन्त्य। प्रसंग में यानी इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि, बहुत कठिन है संस्कृत, देखिए पढ़ने में भी फंस जाते हैं। आप लोग पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसको सुनिए जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, और हिंदी पे ध्यान दीजिए और प्रसंग पे ध्यान दीजिए। संदर्भ मैं आपको लिखना बता चुका हूँ, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को अभिव्यक्ति दी गई है। अनुवाद क्या है, मैं यानी स्वर्ण ने पिटने से, ना आग में तपने से और ना बेचने के कारण दुखी है। मुझे तो बस एक ही दुख है कि लोग मुझे रद्दी चुगली से तौलते हैं, मतलब मैं कितना कीमती हूँ और लोग मुझे किससे तौलते हैं, रत्ती यानी चुगली यानी बाट, लोहे के बाट से, ठीक है। भाव क्या है, विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता, उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने से होता है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उठाना दुख नहीं देता, जितनी पीड़ा मानसिक कष्ट पहुंचाता है। आपने कहावत सुनी होगी, हम लोग घर में कहा जाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर सोना जो है कितना कीमती, परंतु लोहे के बाटों से तौला जाता है, या रद्दी से या चुगली से तौला जाता है। चुंगची होता है, सॉरी माफ़ करिए, चुंगची से तौला जाता है। उसी प्रकार जो है, अगर आप अच्छे हैं और आपकी तुलना जो है किसी बेकार व्यक्ति से की जाए तो ये आपको ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाएगा, ना कि शरीर का कष्ट। ओके, अगला देखते हैं। रात्रिगर्मी यस्ति भविष्यति सुप्रभात भास्वानुदेश्यति हास्यति पड़काजली इत्र विचिन्त्यति कोशते दुर्यफे हाफ्त नालिनीय गज उजहार, ठीक है। इसका देखिए क्या कह रहा है प्रसंग में, क्या कह रहा है इस श्लोक में, कहना चाह रहा है। प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। ओके, तो अनुवाद जो है वो है, कमलिनी में बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुष्प में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमली को उखाड़ कर ले गया, ठीक है। वो सोचता ही रह गया
और उसका जो है जिस फूल के अंदर बंद हो गया था वो फूल जो हाथी ने पकड़कर तोड़ दिया, ठीक है, और लिए गया अपने साथ में। तो यहाँ पर जो भाव है वो क्या कहना चाह रहा है इंसानों से, मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे मृत्यु ग्रास लेती है, यानी पकड़ लेती है, प्राप्त कर लेती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं और ना कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं होता, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ओके बच्चों, अब कई लेसन और भी हैं परंतु वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपके हिंदी गद्यांश मतलब संस्कृत गद्यांश में यहीं तक है। अब आगे की जो वीडियो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी पद्यांश की, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं आगे की वीडियो में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और माफ़ी चाहता हूँ कहीं पे अगर संस्कृत बोलते बोलते कहीं पे फंस गया हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है। आप लोग रिक्वेस्ट करने की वजह से मैं संस्कृत लेके आया हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरीके से समझा सकूं, जो कि मैंने की है, और बच्चे खुश भी हैं। मुझे यही चाहिए आप लोगों से, बस लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।